नमस्कार। उम्मीद करता हूँ तीसरा लेक्चर अपना देखा होगा आपने मैकेनिक्स का काइनेमेटिक्स में, जिसमें हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स, पोलर कंपोनेंट्स और कार्टेशियन कंपोनेंट्स में रिलेशन एस्टेब्लिश किया था और साथ में सर्कुलर मोशन को भी स्टडी किया था, जिसमें हमने सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन करके उसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल भी स्टडी किया था। ठीक है, तो आज में जो मैकेनिक्स का लेक्चर है वो अपना मैकेनिक्स का 4th लेक्चर है और इस 4th लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं कौन सा टॉपिक। सबसे पहले हम जर्क से स्टार्ट करते हैं। जर्क क्या होता है? जर्क जिस तरह से एक प्रकार से आप कह सकते हो भी एक्सेलरेशन किस तरह से चेंज होती है, जिस तरह से वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव एक्सेलरेशन को देता है, उस तरह से अगर एक्सेलरेशन का टाइम डेरिवेटिव कर दें तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन से एक स्टेप आगे जर्क, ठीक है, उसे जर्क बोलते हैं। मतलब जर्क जैसे कई बार बोलते हैं जर्क मार रहा है, बॉलिंग करते हैं तो बॉलर्स को बोलते हैं गांव में शायद, बोले जर्क मार के फेंक रहा है, हाथ में आगे नहीं फेंक रहा, उस टाइप से वो अलग अलग है जर्क। इसमें अपन फिजिक्स के अंदर ये स्टडी कर रहे हैं, ये टर्म, ये थोड़ी सी चेंज कर सकते हो इसे आप। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब करने की और बेल आइकन पे भी क्लिक साथ में कर देना। वो नीचे साथ में इधर वाली साइड घंटी से आएगी, जब सब्सक्राइब बटन को क्लिक करोगे इससे या फिर किससे, जिस मर्जी उंगली से, तो वो डजेंट मैटर, बट उसके साथ बेल आइकन आएगी उसे भी क्लिक कर देना ताकि नोटिफिकेशन है जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास मिल जाए। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी टाइम वेस्ट के। यहाँ पे वैसे तो मैं जो डेफिनेशन है आज के कंसेप्ट की वो लिख रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, और या फिर इसे JERK ये भी बोला जाता है जर्क। एक्सेलरेशन तो हमने लिखा था dv/dt। सर्कुलर मोशन के अंदर अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, हम ये किसमें कंसेप्ट करेंगे? ये सर्कुलर मोशन के केस के अंदर हुआ, ओनली इन सर्कुलर मोशन कंसेप्ट। जो जर्क स्टडी कर रहे हैं हम ओनली सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट के अंदर स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे, जिस तरह से सर्कुलर मोशन के अंदर हम लिखते हैं v = ओमेगा r, लिखते हैं ना, v स्पीड की वैल्यू ओमेगा r लिखते हैं। और जिसमें अगर इसे वेलोसिटी की फॉर्म में लिखें तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है ना स्पीड, तो dr/dt का मैग्नीट्यूड है ये, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो dr/dt = ओमेगा r। ठीक है, उसी तरह से अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर हो, dA कोई भी मान लीजिए a वेक्टर है, तो उसका अगर आप मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना, dA/dt का मैग्नीट्यूड, यानी कि कोई भी वेक्टर a सर्कुलर मोशन में किस रेट से चेंज हो रहा है, dA/dt, उसे हम लिखेंगे ओमेगा इंटू a। ठीक है, ओमेगा a। अगर मतलब कि ये तो केस है किसका, कोई भी a वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, अगर किसी भी डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा। और अगर किसी भी डायरेक्शन में नहीं है, मतलब अगर आप मैग्नीट्यूड की बजाय, मान लीजिए इसे बाद में लिखते हैं एक बार, जब इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे ना तब इसको इंट्रोड्यूस करूंगा ताकि आप इसे एक अच्छे से समझ सकें, क्योंकि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ कोई भी वेक्टर है सर्कुलर मोशन में, उसका कंसेप्ट हम बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ आए। यहाँ पे एक बार इतना समझ लीजिए कि जिस तरह से ये है, इसी की सिमिलरली हम ये लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन अगर चेंज होगी dA/dt का मैग्नीट्यूड अगर हम लिखें तो ओमेगा इंटू a होगा। ठीक है, जिस तरह से r चेंज हो रहा था ओमेगा r लिख दिया यहाँ पे, उसी तरह से dA/dt है तो उसमें मतलब a चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो ओमेगा इंटू a आ गया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख देते हैं। एक्सेलरेशन क्या लिखा था, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो इधर वाली साइड भी मैग्नीट्यूड लिखते हैं एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का ओनली रेडियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं, क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन है वो किसे देता है, ओनली रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन, यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं डायरेक्शन आएगा, ओनली डायरेक्शन, कि डायरेक्शन का चेंज कितना होगा उसका रेट ऑफ चेंज देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन के दो पार्ट हमने पढ़े थे, रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो जो AR है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन को, मतलब कि या फिर ऐसा कह सकते हो चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन
डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और जो ए टी है वो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्योंकि हम लिखते क्या है, ए टी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, ए टी इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी लिखते हैं। तो ये वेलोसिटी का किस मतलब कि मैग्नीट्यूड की बात है ना भाई, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, उसी का रेट ऑफ चेंज है। उसी तरह से रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी के डायरेक्शन की चेंज की बात करते हैं हम, ठीक है। तो ये जो ओनली है सर्कुलर मोशन की बात करें तो सर्कुलर मोशन में हम यहाँ पे एक तो स्पीड को कांस्टेंट मानेंगे। अगर स्पीड v जो स्पीड है उसे कांस्टेंट एज्यूम किया है, अगर ये कांस्टेंट है तो ए टी क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। यानी कि जो मैग्नीट्यूड है उसकी चेंज की बात नहीं करेंगे, ओनली चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो जब ओनली यहाँ पे ये ए टी जीरो है तो यहाँ पे ओनली ए आर वाला कंपोनेंट आएगा, तब ए आर आएगा तो ए आर की वैल्यू पुट कर देते हैं वी स्क्वायर ओवर आर। और ओमेगा में हमें लिखा था अभी कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर, v इज इक्वल टू ओमेगा आर लिखा था सर्कुलर मोशन में, तो ओमेगा की वैल्यू v बाय आर पुट कर सकते हैं। इट इंप्लाइज ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर। तो यहाँ पे ओमेगा की जगह v बाय आर पुट कर दिया, तो dA बाय dt की वैल्यू कितनी आ गई, मैग्नीट्यूड इसका v क्यूब डिवाइड बाय में r स्क्वायर। इसे आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक प्रकार से। ये सीधा डायरेक्ट के अंदर एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछा जाता है कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो v क्यूब बाय r स्क्वायर होगा, इंपॉर्टेंट। और इसी को हम जर का नाम देते हैं। तो सर्कुलर मोशन में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में कितना चेंज होता है उसे हम नहीं कंसीडर करते, ओनली जो रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का चेंज है उसे हम कंसीडर करते हैं। क्योंकि अगर रेडियल डायरेक्शन में ही कंसीडर क्यों है, क्योंकि हमने सबसे पहले अजम्पशन ही ये मान ली कि यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। हम पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो जर्क में ओनली ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है dA बाई dt का v क्यूब बाई आर स्क्वायर। अभी जो मैंने बताया था ये वाला dA बाई dt वो होता है ओमेगा क्रॉस v, ठीक है। इसकी एक डेरिवेशन है कि ये वेक्टर किस तरह से चेंज होता है, तो इस डेरिवेशन को भी हम स्टडी कर लेंगे। क्लेपलर ने गिवन है इसकी डेरिवेशन, वो भी हम जानेंगे कि इसका डेराइव कैसे होता है। उसका एक सेपरेट अलग लेक्चर है वो काइनेमेटिक्स से, वो पार्ट तो है एक प्रकार से मैथ्स का, ठीक है, मैथमेटिकल पोर्शन वेक्टर का पार्ट है, तो वो अलग से हम स्टडी कर लेंगे, ठीक है। अगर आपकी इच्छा हुई तो उसके ऊपर भी एक लेक्चर बना लेंगे। अब नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है उस पर बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में क्या, इसी लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टडी करते हैं कौन सा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म हो रही है। अभी तक जो डिस्कशन थी उसके अंदर एक्सेलरेशन को हमने यूनिफॉर्म नहीं माना था, एक्सेलरेशन क्या थी, चेंज हो रही थी टाइम के साथ, ठीक है। तो या फिर आप कह सकते हो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आप ए को कांस्टेंट कहोगे, ठीक है। ए अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाती है तो उस केस में मोशन किस तरह से होगा और क्या फॉर्मूलेज यहां से डेवलप होते हैं। ये अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड का मोशन का केस होगा तब हम जो फॉर्मूलेज हैं वो 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, शायद 9th में भी पढ़े हैं, 9th में, हाँ 9th में हमने मोशन में पढ़ लिया था वो, ठीक है। जिनको फिजिकल फॉर्मूलेज इस तरह से कुछ बोला करते थे, v इक्वल टू यू प्लस एटी, वो इसी से ड्राइव होती हैं। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी वो वैलिड होते हैं। किस तरह से कि मान लीजिए, वैसे तो ना एक्सेलरेशन का जो डिपेंडेंस है वो 3 तरह से हो सकता है। एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले हमने स्टडी किए थे, पता याद है कार्टेशियन के अंदर एक्सेलरेशन के कौन कौन से 3 फॉर्मूले थे, ध्यान में है आपके? एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले हमने स्टडी किए थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। कौन से? a इज इक्वल टू dv बाई dt, या फिर मान लीजिए ओनली इसी की बात करें, या फिर चलो एक्सेलरेशन की कार्टेशियन में बात करें तो a dvx बाई dt कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे dvx बाई dt या फिर vx dvx बाई dx और या फिर d2x डिवाइड बाई में dt स्क्वायर। कि एक्सेलरेशन किस तरह से चेंज हो सकता है, वेलोसिटी के साथ चेंज हो सकता है, डिस्टेंस के साथ चेंज हो सकता है और टाइम के साथ भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अगर मतलब कि एक्सेलरेशन है वो फंक्शन हो सकता है डिस्टेंस का, एक्सेलरेशन फंक्शन हो सकता है तुम्हारा वेलोसिटी का, और एक्सेलरेशन तुम्हारा फंक्शन हो सकता है टाइम का। इन तीनों की तरह वो चेंज कर सकता है। इससे आप कह सकते हो कि वेलोसिटी और उसमें और डिस्टेंस के मतलब वेलोसिटी और कोऑर्डिनेट्स में या फिर डिस्टेंस में रिलेशन हो गया, और ये डिस्टेंस और टाइम में हो गया, और ये वेलोसिटी और टाइम में हो गया।
vx कंपोनेंट है वेलोसिटी का। स्पीड इसे यहाँ पे वेक्टर नहीं लिखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वेक्टर मतलब स्पीड लिख दिया यहाँ पे एक्सेलरेशन के फॉर्म में, स्पीड नहीं है ये, ठीक है, वेलोसिटी ही है, वेलोसिटी का x कंपोनेंट, इतना तो आपको पता होगा। अब ये अगर तीन तरह से एक्सेलरेशन चेंज हो सकती है, एक्सेलरेशन तीन तरह से चेंज हो सकती है, तो अब मतलब कि अभी तक की जो डिस्कशन थी वो सारी की सारी वैलिड है। और ये जो तीनों फॉर्मूले हैं, अगर एक्सेलरेशन मतलब गिवन हुई किसी क्वेश्चन में, तब ये आप इन फॉर्मूलेस को अप्लाई करके, जो ये जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं ये वाले, इन अगर एक्सेलरेशन इन तीनों का फंक्शन दे रखा है तो इन तीनों फॉर्मूलों का यूज करके हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मान लीजिए एक्सेलरेशन इन तीनों की फंक्शन की बजाय एक्सेलरेशन दे दिया कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म, आप इसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। उस केस में क्या होगा, उस केस में हम इन फॉर्मूलेज को सिंप्लीफाई करके जनरल फॉर्मूलेज हैं उनको लिख लेते हैं। आज का अपना दूसरा जो टॉपिक है उसमें हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन स्टडी कर लेते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अभी हमने बताया कि एक्सेलरेशन तीन तरह का फंक्शन हो सकती है, डिस्टेंस का, टाइम का और वेलोसिटी का। अगर एक्सेलरेशन को कांस्टेंट कर दिया, मान लीजिए तीनों का फंक्शन नहीं है, किसी भी इन तीनों चीजों में से किसी का भी फंक्शन नहीं है, तब हम फॉर्मूले से उन्हीं को फॉर्मूले को आगे इंटीग्रेशन सॉल्व करके हमने डेरिवेशन कंप्लीट कर लेंगे। एक्सेलरेशन के पहले तो तीनों फॉर्मूले हैं उसे लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कौन सा लिखा अपन ने, dv बाय dt इज इक्वल टू v dv बाय dt और इज इक्वल टू d2x डिवाइड बाय में dt स्क्वायर। ठीक है, अगर x की बात कर रहे हैं तो ओनली यहाँ पे x ही लिख देते हैं, या फिर अगर x की बात ना करके हम ओनली जनरल कोऑर्डिनेट d2s लिख दें तो ये वाला x है उसे हटा देते हैं। ठीक है, इस तरह से जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है उसे हम लिख सकते हैं। अब बात रही कि इसे कैसे लिखा था, ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला नहीं है, ये पता है एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्मूला नहीं है। ये जनरल फॉर्म हमने डराइव किया था वेलोसिटी से, कि अगर वेलोसिटी x कोऑर्डिनेट में मूव कर रही है तो उससे आया था ये फॉर्मूला, तो इसे हम एक बार हटा ही देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड का मतलब है एक्सेलरेशन अपनी कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उस केस में हमारे पास इन दोनों फॉर्मूले से आगे नए फॉर्मूले डेवलप होते हैं। कैसे, देखिए ऐसे, इसको लिख देते हैं a इज इक्वल टू dv बाय dt, dt को इस साइड ले लो, आ जाएगा dt, तो क्या होगा a dt इज इक्वल टू dv। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करो तो ये लो मैंने वेक्टर यहां से हटा दिया। अब वेक्टर हटा दिया तो करना क्या है, अब सिंपल इंटीग्रेशन है तो सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ। मान लीजिए टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर हमारी इनिशियल वेलोसिटी u है और टाइम t के ऊपर अपनी वेलोसिटी v हो जाती है, तो उस केस में होगा क्या, अगर एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट है, टाइम का फंक्शन नहीं है, वेलोसिटी का फंक्शन नहीं है, डिस्टेंस का फंक्शन नहीं है, उस केस में एक्सेलरेशन इस इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। कब तक इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगी, अगर एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन हुआ तो इस इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा। ये तो आप इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हैं मैथ्स के अंदर, बिल्कुल बेसिक है। अगर यूनिफॉर्म हुआ तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, यानी कि a इंटीग्रेशन 0 से लेकर t dt हुआ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u टू v dv हुआ। ठीक है, तो सिंपल इंटीग्रेशन सोल्व करोगे तो इधर वाली साइड आएगा at और उधर वाली साइड आएगा v माइनस u। इट इंप्लाइज v इज इक्वल टू u प्लस में at, u को इस साइड ले गए, ठीक है, या फिर v को इस साइड ले, at को इस साइड ले, तो एक ही बात है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू u प्लस at हुआ। एक फॉर्मूला अपना डराइव हो गया जो आपने 9th क्लास में बहुत पहले स्टडी कर चुके हैं। अब एक्सेलरेशन के अंदर अब इस फॉर्मूले को देखिए, या फिर इसी को देख लेते हैं एक बार और। इसी को देखोगे तो अगर हमने वेलोसिटी की बात करी थी, वेलोसिटी क्या होता है, ds बाय dt। ठीक है, अगर वेक्टर की बात ना करके हम ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी को ds बाय dt या फिर स्पीड को ds बाय dt कह सकते हो, मैग्नीट्यूड है इसका। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ds बाय dt इज इक्वल टू u प्लस में at। अगर इनिशियल टाइम t0 पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, ठीक है, वो किसी का फंक्शन नहीं है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। तो अगर वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही तो उस केस में क्या होगा, इस dt को इस साइड ले लो, तो ds इज इक्वल टू u dt प्लस में at dt। अब इंटीग्रेशन करोगे, मान लीजिए टाइम t इज इक्वल टू 0 पे तुम्हारी इनिशियल डिस्टेंस है वो 0 मान ली, ठीक है,
और बाद में टाइम t के ऊपर तुम्हारी डिस्टेंस हो जाती है s। तो इसका इंटीग्रेशन सोल्व करोगे तो s आ गया और यहां से आ जाएगा u, क्योंकि इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ये भी टाइम का फंक्शन नहीं है, तो ut प्लस में a t का हो जाएगा a। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फिर देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी वो इस इंटीग्रेशन से बाहर आ पाएगा। तो बाहर आ गया यूनिफॉर्म, हम लेके चल रहे हैं, तो a और t का हो जाएगा t स्क्वायर ओवर 2। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। दो फॉर्मूले हमने डेराइव कर लिए। अब अगर एक और फॉर्मूला डेराइव करना चाहते हैं तो वो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, सेकंड वन से। किस तरह से करेंगे देखते हैं कि एक्सेलरेशन हमने लिख रखी है a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी टी। वैक्टर को हटा के हम ओनली एक बार मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, तो dt इस साइड आ गया a dt इज इक्वल टू v dv हुआ। अब करना क्या है, सिंपल इंटीग्रेशन ही तो सोल्व करना है। जीरो पे तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी u है और टाइम t के ऊपर तुम्हारी वेलोसिटी v हो जाती है। तो उस केस में होगा क्या, इंटीग्रेशन सोल्व करोगे तो v का v स्क्वायर ओवर 2 होगा, ठीक है, v स्क्वायर ओवर 2 और लिमिट है u टू v इज इक्वल टू a। अगर कांस्टेंट है, अभी हमने लिखा a क्या है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट, इट इम्प्लाइज ये a इंटीग्रेशन से बाहर आया, a इंटीग्रेशन से dt से आ जाएगा t, ठीक है। समझ में आ गया इतना। अब करना क्या है, इसमें लिमिट पुट कीजिए, आपका सॉल्यूशन तैयार। v स्क्वायर ओवर 2 माइनस u स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू 80। अब 2 को उस साइड ले जाते हैं एलसीएम लेके, तो इट इम्प्लाइज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2at, ठीक है। या फिर इसे ऐसे लिख सकते हो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2at। कहीं गलती तो नहीं हुई? गलती हुई है, क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ पे dt नहीं होता, यहाँ पे dx होता है, ये गलत लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से इस dx लिखो यहाँ पे, इसलिए टाइम का मैंने सोचा इसलिए मिस्टेक हो रही है बार, यहाँ पे dx आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना, टाइम नहीं आएगा, यहाँ पे dx आएगा, सॉरी यहाँ पे तो dv है, ओनली यहाँ आएगा dx, हाँ, क्योंकि ये इधर वाली साइड जाएगा ना। अब टाइम का बात नहीं करें, अब डिस्टेंस की बात करें। मान लीजिए जीरो डिस्टेंस के ऊपर इनिशियल वेलोसिटी u है और s डिस्टेंस के ऊपर वेलोसिटी v हो जाती है, तब ये वैल्यूड होगा आपका, ठीक है, इधर वाली साइड xs आ जाएगा, हाँ s ओनली, क्योंकि a dx से आ जाएगा s, ठीक है, as। तभी मैं सोचा फॉर्मूले में मिस्टेक कहाँ हो रही है। तो ये हुआ आपका 280 की जगह 2as, क्योंकि फॉर्मूला तो याद होता है ना, ये लास्ट वाला रिजल्ट तो याद है अपने को। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये तो रटा रटा है। अब बात तो डेरिवेशन में, वो यहाँ पे मिस्टेक होगी इस फॉर्मूले में। इस मिस्टेक को, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स आपने नहीं करनी जैसे मैंने कर दी, ठीक है। तो तीनों फॉर्मूले अपने डिराइव कर लिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2as और v इज इक्वल टू u प्लस at, और तीसरा है s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ at स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले आप तभी यूज करोगे किसी क्वेश्चन के अंदर, ओनली वैलिड, ये नोट लिख लीजिए यहाँ पे, ओनली वैलिड इफ a इज इक्वल टू यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट। इट इम्प्लाइज कि अगर एक्सेलरेशन तुम्हारा फंक्शन नोट यहाँ पे नहीं है, फंक्शन x का नहीं है, फंक्शन टाइम का नहीं है, फंक्शन वेलोसिटी का, तभी आप एक्सेलरेशन को कांस्टेंट लिख के, और ये तीनों फॉर्मूले हैं उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म गिवन हुई तब आप क्या करोगे, अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हुई तब आप ये वाले फॉर्मूले एक्सेलरेशन के डेरिवेटिव वाले ये यूज करोगे, इससे सॉल्यूशन है वो निकलेगा। अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है और आपने इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करके स्पीड और डिस्टेंस और टाइम कैलकुलेट करना चाहा, तो इन फॉर्मूले से नहीं हो पाएगा जब तक कि एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है। तो ये नोट जरूरी था। अब एक दो न्यूमेरिकल है वो और देखते हैं। अभी जो हमने स्टडी किया पीछे वाला लेक्चर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसी के बेस्ड पे एक न्यूमेरिकल है ये वाला। क्वेश्चन देखिए क्या है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, गिवन क्या क्या है उसे अंडरलाइन कर लेते हैं, और जो निकालना है उसे भी कर लेंगे। अंडरलाइन करने में क्या जाता है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की 0 दे दी, मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, यानी कि अभी हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस किया था, वो वाले सारे के सारे तीनों फॉर्मूले हम यूज कर देंगे यहाँ पे। अल्फा, अल्फा गिवन है, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अब स्ट्रेट लाइन का मोशन दे दिया, वो पता है जो अभी हमने डिराइव किया था ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें ना आप ऐसे कर सकते हो,
एस एस एक्स की डायरेक्शन में है ना, तो एस एक्स लिख दे, वो यू की जगह यू एक्स लिख दोगे और एक्सेलरेशन एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाएगी। तो ये वैसे तो फॉर्मूले, ये वाले तीनों फॉर्मूले फॉर एनी कर्व के लिए वैलिड है, फॉर एनी कर्व, चाहे जो सी भी कर्व हो, उस तीनों कर्व के मतलब किसी टाइप के कर्व हो उसमें ये फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। बट जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस 80 है ना, यहाँ पे वी एक्स यू एक्स और ए एक्स आ जाएगा, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as है ना, तो वहां पे वी एस यू एक्स ए एक्स और एस एक्स आ जाएगा। तो ठीक है, इसी तरह से y कोऑर्डिनेट्स में भी हो जाएगा, इसी तरह से z कोऑर्डिनेट्स में भी हो जाएगा ये सारे फॉर्मूले। इस तरह आप इनको डिवाइड भी कर सकते हो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। ये और हर एक कर्व के लिए भी वैलिड होते हैं। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मान लीजिए वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आप एक अब तीनों फॉर्मूलों को आप एक डायरेक्शन में ही अप्लाई करोगे। अगर आप y में अप्लाई कर रहे हो एक फॉर्मूला, दूसरे में x में अप्लाई कर रहे हो, मतलब कि एक साइड तो आपने x में डिस्टेंस मेजर कर ली, एक साइड y में मेजर कर ली, और एक फॉर्मूला है जिसमें s है तो उसमें y वाली पुट करोगे या x वाली पुट करोगे। इसलिए ना, तो आप जिस डायरेक्शन में फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो वो वाला फॉर्मूले में उसी मतलब जो क्वेश्चन में गिवन है उसी के हिसाब से आपने पुट करना है। अब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो मान लीजिए पार्टिकल को x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, y में मूव कर रहा है, जिस मर्जी डायरेक्शन में मान लीजिए, आपकी मर्जी है। तो अपन जो तीनों फॉर्मूले है वो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, क्योंकि हम ये फॉर्मूले इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बन अपने को, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। अब देखते हैं गिवन क्या है और निकालना क्या है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, u गिवन है 0, इनिशियल वेलोसिटी, मान लीजिए पार्टिकल है वो यहां से मूव करा और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, यानी कि रेस्ट से मूव स्टार्ट कर रहा है, x में मान लिया कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा, तो अल्फा उसकी एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन है देन रिटार्ड्स एट रेट बीटा, यानी कि वो चलता चलता क्या होता है, उसका अपना मूड बदल जाता है, वो बोलता है मैं तो बहुत देर से थक गया, एक्सेलरेट हो गया, अब थोड़ा हल्के में लेते हैं। और रिटार्ड्स का मतलब क्या होता है, मतलब अपनी एक्सेलरेशन को डिक्रीज करना, ठीक है। जब उसकी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी एट रेट बीटा, मतलब कि किस रेट से हो रही है, इस पॉइंट के बाद वो अपना रिटार्डेशन स्टार्ट कर देता है, रिटार्ड्स एट रेट बीटा टू स्टॉप फाइनली, यानी कि जब वो रुक जाता है फाइनली, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी उसकी पार्टिकल की वो 0 हो जाती है, मतलब कि जब तक वो चल रहा था, एक्सेलरेट हो रहा था, उस पॉइंट पे जाके उसकी मतलब जब तक एक्सेलरेट होगा तब तक उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी, यानी एक्सेलरेशन इंक्रीज, मतलब कि एक्सेलरेट होने का मतलब होता क्या है, स्पीड इंक्रीज ही करना होता है ना। तो जब तक एक्सेलरेट करेगा उस मतलब कि जहां से रिटार्डेशन स्टार्ट होगी, जिस पॉइंट से स्टार्ट होगी, जिस पॉइंट पे उसका मूड बदलेगा, उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी है भैया वो मैक्सिमम हम ले रहे हैं, क्योंकि वहां तक वो एक्सेलरेट हो चुका है तो वो मैक्सिमम ही होगी ना, तो उसे हमने लिख दिया v नोट। समझ में आ गया इतना। तो अब है इफ टोटल डिस्टेंस मूव्ड इज s, मान लीजिए यहां से यहां तक कि उसने टोटल डिस्टेंस मतलब इनिशियल से लेकर फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में उसने टोटल डिस्टेंस s कवर कर ली, ये भी गिवन है। कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल, निकालना क्या है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपने क्या लिखा था, आपने पहला लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा ये एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय में टोटल टाइम कितनी कवर हुई है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय में टोटल टाइम। अब कितनी डिस्टेंस कवर कर ली उसने, डिस्टेंस तो अपने को टोटल गिवन है s, मेन रोल है टोटल टाइम कवर करने का, अभी कितना टाइम उसने कवर किया। मान लीजिए उसने यहां से लेकर जब तक वो एक्सेलरेट हुआ ना वहां तक उसने डिस्टेंस कवर कर ली s1 और टाइम उसने कवर कर लिया t1, और जब उसका मूड बदलता है उसके बाद उसने जो डिस्टेंस कवर की वो s2 और टाइम किया उसने t2। तो मेन रोल अपना है टोटल टाइम यानी कि t1 प्लस t2, ये वाला कैलकुलेट करने का। जब तुम्हारा t1 और t2 कैलकुलेट हो जाएगा तो इस फॉर्मूले में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। अब t1 और t2 निकालना कैसे है, वो सिंपल इन तीनों इक्वेशन का यूज करना है। अब रिटार्डेशन भी रेट है वो भी कांस्टेंट दे रखा है बीटा, रिटार्ड एट रेस्ट। अब रिटार्डेशन भी चेंज हो सकता है ना टाइम के साथ, वो भी फंक्शन हो सकता है। उस केस में आप ये वाला फॉर्मूले अप्लाई नहीं करोगे, उस केस में वो डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले अप्लाई करोगे। तो रिटार्डेशन का मतलब इतना ही है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो माइनस बीटा वैल्यू पुट कर देंगे, और जब एक्सेलरेट हो रहा है तो उस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो अल्फा पुट कर देंगे। रिटार्डेशन का मतलब है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस बीटा पुट होगी। समझ में आया इतना। अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वाला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बात आती है भी इन फॉर्मूले से फॉर्मूला कौन सा यूज करें हम।
फॉर्मूले तो 3 है, तीनों में से अब हम वही यूज करेंगे जो अपने को गिवन और निकालना है वो कौन सा रिलेट कर रहा है। निकालने के लिए सबसे पहले तो देखिए कि अगर अपने को वैसे तो करने को तो तीनों यूज कर सकते हैं, पर हम इजीली वाला देखते हैं, बिना स्क्वायर वाले देखते हैं, पहले ये वाला यूज करते हैं और ये वाला। तो एस पे देखिए, एस डिस्टेंस, मान लीजिए उसने S1 डिस्टेंस कवर की, S1, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी यहां से यहां तक चलने के लिए 0, ये S इक्वल टू ut है ना, तो टाइम उसको मान लीजिए t1 लग रहा है, ठीक है। प्लस में हाफ, एक्सेलरेशन कितनी है अल्फा, और टाइम कितना है t1 का स्क्वायर। समझ में आ गया? तो S1 की वैल्यू कितनी आई, हाफ अल्फा t1 का स्क्वायर, इतना समझ में आ गया। अब देखिए S2 की वैल्यू, S2 इतना होगा, S2 होगा तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी की, अब इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी होगी v नोट, जब यहां से रिटार्डेशन स्टार्ट हुई, तो S2 हो गया यहां से इनिशियल वेलोसिटी, तो v नोट हुई, v नोट इंटू टाइम लग रहा है t2, प्लस में हाफ इंटू अल्फा t2 का स्क्वायर। अब ये दूसरे वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला। तो इसमें क्या होगा, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है ना v, तो मान लीजिए एक्सेलरेशन का केस अलग स्टडी कर रहे हैं, रिटार्डेशन का अलग कर रहे हैं, S1 S2 और T1 T2 लेके। तो जब इनिशियल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन का केस है ओनली, जब एक्सेलरेशन का केस है तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से, इसलिए 0। तो अब इनिशियल वेलोसिटी 0 इस फॉर्मूले में पुट करोगे इसमें, तो 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है v नॉट, और प्लस में अल्फा इंटू t1 निकल गया, तो ये v नॉट इस साइड आ जाएगा, v नॉट अगर तुम्हारा इस साइड आता है तो माइनस का v नॉट हो जाएगा, और इज इक्वल में अल्फा t1 आ जाएगा, और अल्फा को अगर आप डिवाइड कर देते हो तो ये t1 की वैल्यू आ गई, t1 निकला है ना। v नॉट आपको क्वेश्चन में गिवन है, कहीं पे नहीं गिवन है, तो इस v नॉट को एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको फाइनल में। तो एक बार देख लेते हैं अब कहां तक पहुंचता है क्वेश्चन। अब इसी तरह से ये वाला निकालते हैं, इस रिटार्डेशन के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। रिटार्डेशन के लिए अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्मूला बनेगा क्या, तो अब तो फाइनल वेलोसिटी तुम्हारी 0 हो जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी v नॉट हो जाएगी, ठीक है। और क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। सही कर रहा हूं क्या मैं, ये वाला सही किया है? दोबारा देखते हैं, मुझे कंफ्यूजन होगी थोड़ी सी, इसे देखते हैं। तो ओनली एक्सेलरेशन का केस में फाइनल वेलोसिटी है तुम्हारी v नॉट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है 0, प्लस में अल्फा, और टाइम लग रहा है t1, यानी कि 0 और अल्फा, हाँ प्लस में आएगा, ये वाली मिस्टेक हो रही थी, t1 की वैल्यू आ गई ये वाली, ठीक है। अब सही है। अब हुआ, अब सेकंड केस अप्लाई कर रहे थे, तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी तुम्हारी 0 और इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, और प्लस में अल्फा की जगह हो जाएगा माइनस का बीटा, क्योंकि रिटार्डेशन का केस है ना, और टाइम लग रहा है तुम्हारा t2, सही है। अब देखिए ये वाला इधर वाली साइड आएगा, तो t2 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी v नॉट बाई बीटा, ठीक है। तो t1 तो आया v नॉट बाई अल्फा, और t2 आ गया v नॉट बाई बीटा। इसमें t1 t2 की वैल्यू कर दो, S1 S2 आ जाएगा। t1 की वैल्यू पुट करते हैं या ना करेंगे? चलो एक बार s की वैल्यू लिखते हैं। s की वैल्यू क्या है, S1 प्लस S2 टोटल डिस्टेंस। तो इनको ऐड करो, इनको ऐड करोगे तो क्या होगा, 1/2 अल्फा t1 का स्क्वायर प्लस v नॉट t2 प्लस में 1/2, यहाँ पे अल्फा नहीं आएगा, यहाँ पे बीटा आएगा, क्योंकि टाइम t2 है ना, तो माइनस का बीटा आएगा यहाँ पे। तो ये वाली मिस्टेक होगी, यहाँ पे माइनस का हाफ बीटा t2 का स्क्वायर, ठीक है। अब तो सही है एकदम, अब कहीं पे मिस्टेक नहीं है, मुझे लग रहा है, फीलिंग आ रही है जैसे। अब देखिए S1 और S2 का ऐड कर दिया, t1 t2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, कर दे। तो t1 और t2 की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो t1 क्या होगा, v नॉट बाई अल्फा, तो ये आ जाएगा आपका v नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय में अल्फा का स्क्वायर। t2 होगा v नॉट बाय में बीटा, और t2 का स्क्वायर पुट करना है तो v नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय में बीटा का स्क्वायर। तो ये हो गया अल्फा, ये मतलब कि v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 अल्फा, ठीक है। और ये हो गया प्लस में v नॉट स्क्वायर बाय में बीटा, और यहां से एक बीटा कट गया, माइनस का v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 बीटा, ठीक है। तो 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, हाफ ही हो जाएगा, तो ये बच जाएगा v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 बीटा इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर आपका कॉमन आ गया, 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा आ गया। एलसीएम हमको ले लेते हैं, एलसीएम लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, ओनली क्वेश्चन रहा आपका थोड़ा सा, क्योंकि हम निकाल क्या रहे हैं, v नॉट को निकाल रहे हैं s की फॉर्म में, क्योंकि s अपने को गिवन नहीं है।
यहाँ से वी नोट को एलिमिनेट कर देंगे, अल्फा और बीटा गिवन है, तो वी नोट को एलिमिनेट कर देंगे तो वी नोट स्क्वायर इज इक्वल टू एस बाई आएगा ना, ये वी नोट स्क्वायर डिवाइड इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय में 1/2 अल्फा प्लस 1 में 2 बीटा। कहीं मिस्टेक तो नहीं है, सही है। एस और यहाँ पे 2 अल्फा और 2 बीटा का एलसीएम आएगा 4 अल्फा बीटा, उसे ऊपर ले जाते हैं तो 4 अल्फा बीटा एस, और बचेगा नीचे 2 अल्फा प्लस में 2 बीटा। वी नोट का स्क्वायर है, इसका अंडर रूट कर दीजिए तो वो आ जाएगा आपका वी नोट। अब वी नोट निकल आया, जब ये वी नोट निकल आया ना तब टाइम अब अपना रिजल्ट है वो फाइनली लिखते हैं। अब फाइनल रिजल्ट अपना लिखते हैं। एवरेज स्पीड का निकालना क्या था, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस एस, टोटल टाइम t1 प्लस में t2, एस डिवाइड बाय में वी नोट डिवाइड बाय में अल्फा प्लस वी नोट डिवाइड बाय में बीटा। यही आया, वी नोट कॉमन, अल्फा बीटा एलसीएम, तो ऊपर आ जाएगा तुम्हारा एस मतलब अल्फा बीटा एस अल्फा बीटा डिवाइड बाय में वी नोट कॉमन था और मल्टीप्लाई में है अल्फा प्लस में बीटा। यहाँ पे वी नोट की वैल्यू पुट कर दीजिए ये वाली। अगर यहाँ पे वी नोट की जो वैल्यू पुट करोगे तो एस और अल्फा बीटा में एवरेज तुम्हारी स्पीड का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिल्कुल आसान था, मुश्किल तो नहीं था। क्वेश्चन में मेन पॉइंट देखने वाली क्या क्या चीजें हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गिवन है या नहीं है। सेकंड पॉइंट, जो तुमने अलग अलग मतलब कि एक्सेलरेशन के लिए अलग आपने डिस्टेंस माना और उसमें टाइम अलग माना, और फिर रिटार्डेशन के लिए अलग डिस्टेंस माना और अलग टाइम माना। जो हमें निकालना था उसमें टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम कर दिया। मेन प्रॉब्लम आती है मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में। मैथमेटिक्स इतना ही था कि जो अपने को वी नोट है उसे एस की टर्म्स में लिखना, क्योंकि अपने को वी नोट हमने एज्यूम किया था, जो मैक्सिमम वेलोसिटी हमने मानी, जो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग गल किया कि वो पहले तो एक्सेलरेट हो रहा था फिर रिटार्ड होना स्टार्ट कर देता है, यानी कि जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन तक तब तक पहुंचेगा तब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और छोटी छोटी मिस्टेक जैसे मैं करता हूं वैसे आप बिल्कुल मत करना, प्रैक्टिस करोगे। मेरी भी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है कि मैं एक बार में क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सोल्व कर दूं, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा कोई मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के हिसाब से आता है, मुझे भी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो जिस हिसाब से मैं चल रहा हूं एक्सपीरियंस डेवलप होगा अपना, उस हिसाब से मिस्टेक करना हम कम कर देंगे। ठीक है, और जैसे ये ध्यान रखने वाली बात है कि किस टाइम पे किस एक्सेलरेशन का, किस डिस्टेंस का, किस वेलोसिटी का यूज करना है, उनकी वैल्यूज आप फॉर्मूले में सही पुट करें, तभी आपका सॉल्यूशन है वो रिजल्ट करेक्ट देगा। ठीक है, अभी जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हमने स्टडी किया उसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल भी देख लिया, उसी के बेसिस पे छोटा सा न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल नहीं कह सकते, कंसेप्ट डेवलपमेंट कह सकते हो उसे। एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, नया तो नहीं है, आपने पढ़ रखा होगा पहले तो है, बल लेकिन इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, एक्सेलरेशन को ये कांस्टेंट मान रहे हैं, यूनिफॉर्म। अगर ये वाला केस होगा तब nth सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर होगी। कई बार ऐसे होता है ना क्वेश्चन के अंदर, ऐसे गिवन होता है 2 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 12th सेकंड। अगर टीएच वाला nth आ गया ना, कहीं पे भी nth आ गया, 12th आ गया, 6th सेकंड, 7th सेकंड, उस केस में आपकी डिस्टेंस है वो अलग होगी। अब वो एक क्वेश्चन इसके बेसिस पे एक छोटा क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा भी इस क्वेश्चन पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में कैसे इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड का, मान लीजिए कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, वो t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट करता है मूव करना, तो ये लेकर t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे कितनी सेकंड होगी, मतलब कि t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 1 को आप फर्स्ट सेकंड बोलोगे, इसी को फर्स्ट सेकंड बोलते हैं ना। अगर t इज इक्वल टू 1 से लेकर अगर वो t इज इक्वल टू 2 तक जाता है, मतलब कि टाइम 2 सेकंड तक, t इज इक्वल टू 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड तक, उसको आप सेकंड सेकंड बोलोगे, सेकंड सेकंड। और इसी तरह से अगर वो 2 से लेकर 3 तक जाता है, मतलब कि t इज इक्वल टू 3 सेकंड, तो यहां से लेकर यहां तक उसको जितना टाइम लगा उसे आप थर्ड सेकंड बोलोगे। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए पार्टिकल तुम्हारा nth सेकंड कौन सी होगी, nth सेकंड, 0 से लेकर 1 तक फर्स्ट सेकंड, 1 से लेकर 2 तक सेकंड सेकंड, 2 से लेकर 3 तक थर्ड सेकंड, यानी कि जो आगे वाला है वो वाला नॉर्मल। ठीक है,
तो t इज इक्वल टू n-1 से लेकर t इज इक्वल टू n सेकेंड तक होगा, उसे आप nth सेकेंड बोलोगे। और उस सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर होगी उसे आप डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड बोलोगे। डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, ठीक है। तो अब इसे डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड का डेरिवेशन है वो आप इससे निकालोगे, u को कांस्टेंट एज्यूम करके, जो हमने अभी डेरिवेशन किया था। कौन सा? s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ at स्क्वायर वाला, यही था ना डिस्टेंस का फॉर्मूला जो तुम्हें वेलोसिटी और टाइम गिवन है। अगर इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए आपने इनिशियल वेलोसिटी u दे दी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे u। मान लीजिए s n-1 में कितनी अब ये जो डिस्टेंस होती है ना वो लेकर 0 से लेकर 1 तक की डिस्टेंस है, ओ सॉरी n-1 तक की। अगर मैं s n-1 लिखता हूं ना यहाँ पे, तो यानी कि n-1 तक t इक्वल टू 0 से लेकर n-1 तक उसके कितने डिस्टेंस कवर की, वो वाली डिस्टेंस है। और अगर sn लिखता हूं तो ये तो sn-1 होगी, और अगर sn लिखता हूं तो वो टाइम 0 से लेकर t इक्वल टू n सेकेंड तक की डिस्टेंस है sn, ठीक है। तो nth सेकंड की बात करें तो दिस माइनस दिस कर देंगे तो nth सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड है वो उसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो sn-1 का फॉर्मूला लिख देते हैं और sn लिख देते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। sn-1 लिखिए, u t कितना होगा n-1 प्लस में हाफ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है n-1 का स्क्वायर, ठीक है। और n के लिए u इंटू n प्लस में हाफ a इंटू n का स्क्वायर। अब करना क्या है, sn-1 ही तो करना है, आपकी डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो इसे आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, u1 प्लस में हाफ a n स्क्वायर माइनस में u इंटू n-1 प्लस में, ओ सॉरी माइनस में हो जाएगा ये भी, हाफ a n माइनस का 1 का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहां से u मल्टीप्लाई में u1 माइनस u, और इसका इनका स्क्वायर ओपन करोगे ना, इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, आप सिंपल मैथमेटिक्स को सॉल्व, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, sn-1 इज इक्वल टू u प्लस में हाफ a 2n-1। मुझे रिजल्ट याद था इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक बार वेरीफाई करना क्या यही रिजल्ट आ रहा है, तब आपका ये आंसर हो जाएगा आज के इस आर्टिकल का, कि डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड में। मान लीजिए 6th सेकंड, 7th सेकंड, 8th सेकंड, 11th सेकंड, 15th सेकंड, 72nd सेकंड, तो उसमें भी आप इसमें वैल्यू पुट करोगे ना n की जो भी, तो डायरेक्ट रिजल्ट आपकी डिस्टेंस का निकल जाएगा। और अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन गिवन होगी तब। और एक बात, ये फॉर्मूला वैलिड कब है, इसकी भी एक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट और यूनिफॉर्म, ये मेन इंपॉर्टेंट, इसे मत भूलना, कहीं ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो ये गिवन ही ना हो, ठीक है। तो इसलिए कंसेप्ट को याद रखना जरूरी है। कंसेप्ट यही है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तब ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। तो डिस्टेंस इन nth सेकंड का हो गया, अब न्यूमेरिकल है उसे स्टडी करते हैं। हमने पढ़ा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, क्या ये क्वेश्चन इस आर्टिकल पे बेस्ड है? देखिए, ए पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग विद जीरो इनिशियल स्पीड। एक पार्टिकल जीरो इनिशियल स्पीड से, पढ़ने देंगे, पड़ोस में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है लॉकडाउन में, आवाजें आ रही है। ए पार्टिकल स्टार्ट मूविंग विद जीरो इनिशियल स्पीड। देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, समझ में आएगा आपको, डिस्टर्बेंस तो थोड़ी होगी। ए पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग विद जीरो इनिशियल स्पीड। पार्टिकल जीरो इनिशियल स्पीड से मूव करने की कोशिश करता है इफ इट्स एक्सेलरेशन वेरीज विद टाइम एज। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नहीं, एक्सेलरेशन वेरिएबल है। कैसे? a इक्वल टू 2 - t गिवन है। कैलकुलेट मैक्सिमम स्पीड अटेन। निकालना क्या है भैया? मैक्सिमम स्पीड निकालना है। मैक्सिमम स्पीड और एक्सेलरेशन में अभी आपने रिलेशन स्टडी किया था ना, v इक्वल टू u प्लस at। a की वैल्यू पुट करो, v फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या ये तरीका सही है? नहीं जी, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन आपकी ओनली इफ
एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तब। बट हमारे पास गिवन है कि ओनली एक्सेलरेशन वेरी कर रही है टाइम के साथ, यानी कि एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन दे रखा है। आप एक्सेलरेशन को ये वाला इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करके, जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन की 2 - t पुट करोगे, टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, v की वैल्यू जब टाइम इज इक्वल टू, फिर टाइम की वैल्यू पुट क्या करोगे जब आपका टाइम जो मैक्सिमम स्पीड है वो टाइम की फॉर्म में आएगी क्या, टाइम की मतलब t की मतलब फॉर्म में आएगा टाइम, मतलब आपकी मैक्सिमम स्पीड है वो। आप मैक्सिमम स्पीड को आप मैक्सिमम और मिनिमा से रिलेट कीजिए। कोई फंक्शन मैक्सिमम या फिर मिनिमम कब होता है, जब उसका टाइम डेरिवेटिव या फिर मतलब कि मतलब आप जिसका फंक्शन ले रहे हो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। और मैक्सिमम और मिनिमम करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव को लेस देन 0 या नेगेटिव या फिर पॉजिटिव देखते हैं अपन, वो मैथ्स का अलग कंसेप्ट है। अब मेन प्रॉब्लम अपने को है क्या कि एक्सेलरेशन वेरिएबल दे रखी है और मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे क्या, इसका नहीं करेंगे, इसका करेंगे हम एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है ना और स्पीड है, तो यानी कि अपने को गिवन है एक्सेलरेशन टाइम और स्पीड, इन तीनों फॉर्मूले के बीच में रिलेशन है वो भी यूज कर लेते हैं, तो वो होगा a = dv/dt, ठीक है, ये यूज करना है ना अपने को। तो अब एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कीजिए 2 - t, ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो इसे हटा दो, इसको उस साइड ले जाते हैं dt। मेन रोड़ा इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन में अब लिमिट क्या पुट करें, इनिशियल रेस्ट से स्टार्ट होता है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ले ली, और अगर टाइम t = 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए इनिशियल टाइम अपन ने 0 ले लिया, तो अब फाइनल पे मैक्सिमम उसकी वेलोसिटी हो जाती है vmax, या फिर उसे ओनली v से डिनोट कर लेते हैं। यहाँ पे टाइम को वेरिएबल हो गया या फिर कांस्टेंट रहेगी, मेन रोड़ा यहाँ पे पड़ता है। दिक्कत आएगी कैसे, a = 2 - t ये बताएगा कि तुम्हारा टाइम क्या होगा। एक्सेलरेशन अगर t = > 0 से लेकर <2 तक है, मान लीजिए 2 से लेकर मतलब कि 1.9 है, अगर 1.9 भी है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है, 2 - 1.9 = 0.1, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आई तो पॉजिटिव है ना, यानी कि एक्सेलरेशन हो तो इंक्रीज रही है ना, अगर 1.9999 भी ले लोगे फिर भी तो एक्सेलरेशन इन वो पॉजिटिव ही आएगी, यानी कि जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, v क्या हो रहा है, इंक्रीज। अगर टाइम तुम्हारा <2 सेकंड हो गया, जैसे ही <2 आ, टाइम को <2 ले लो, 3 ले लिया तो एक्सेलरेशन क्या आया, -1। एक्सेलरेशन जैसे ही नेगेटिव होगा इस केस में, तो उसमें इसमें नेगेटिव आया तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज स्टार्ट होगी। अपने को निकालना क्या है, मैक्सिमम स्पीड अटेन, यानी कि मैक्सिमम स्पीड अटेन कब तक होगी, जब तक कि तुम्हारी एक्सेलरेशन 0 नहीं हो जाती। या फिर आप ऐसे कह सकते हो a = dv/dt होता है, v will be max if dv/dt = 0। अगर dv/dt = 0 होगा, it implies a = 0, it implies if a = 0 then 0 = 2 - t, it implies t = 2 सेकंड, यानी कि t = 2 सेकंड के ऊपर जाकर तुम्हारी वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ तो यहाँ पे t की जो लिमिट है वो 2 पुट कर देंगे, जैसे ही t की वैल्यू 2 पुट किया, इंटीग्रेशन का काम आपका, आंसर निकालना काम आपका, क्या मैं ही करूं सब कुछ, थोड़ा बहुत आप भी करिए, ठीक है। तो बाकी आप ये इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मेरा काम था आपको कंसेप्ट समझाना, वो मैंने कर दिया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए आर्टिकल्स के साथ काइनेमेटिक्स के, जो होगा अपना 5th लेक्चर। और एक बात जाते जाते ये भी कि नीचे जो यहाँ पे रेड बटन दे रखा है सब्सक्राइब वाला, उससे क्लिक कर दीजिए, जो मर्जी कीजिए, आई डोंट केयर। और उसके साथ साथ बेल आइकन है उसे भी दबा देना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलते रहें। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि वो भी मैकेनिक्स को अच्छे से समझ सके, पढ़ सकें, ठीक है। इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट। तब तक के लिए बाय बाय।